अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन। कल हमने किया था एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, आज हम करने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस और उसके बाद लेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। अब फॉस्फोरस जो है ये एग्जिस्ट करता है तीन मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में, और जो तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म है ये है वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। और इनके एडिशन में जो स्कारलेट और वायलेट जो फॉर्म्स हैं वो भी उनका भी पता लग चुका है, वो भी दे आर आल्सो नोन, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। ठीक है, इतनी ज़्यादा वो कॉमन नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं वाइट फॉस्फोरस को। तो जो फॉस्फोरस है ये आइसोलेट किया गया है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से। और जो फास्फोरस आइसोलेट किया गया है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से, दैट इज़ द वाइट फॉस्फोरस। और जब इसका एक्सपोजर करो एयर पे तो ये येलो कलर का हो जाता है, और इसीलिए इसको येलो फास्फोरस भी बोला जाता है। ये एग्जिस्ट करता है एज P4 मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें यहाँ पर चार जो फॉस्फोरस होते हैं, और हर एक जो फॉस्फोरस एटम है वो तीन दूसरे फॉस्फोरस एटम से जुड़ा होता है बाय कोवलेंट बॉन्ड। और इसका जो लोन पेयर ऑफ एंड हैज़, और हर एक फॉस्फोरस के पास अपना अपना लोन पेयर है, जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, दो इलेक्ट्रॉन दो डॉट दिख रहे हैं। अब जो ये जो पी जो बॉन्ड ऑर्डर एंगल है दैट इज़ 60 डिग्री, और जो मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेन में है। ठीक है, देयरफॉर ये हाईली रिएक्टिव है नेचर में। और कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक जो वाइट और येलो फास्फोरस, या वाइट या फिर येलो फास्फोरस, वाइट बोलें या येलो बोलें, फास्फोरस के डिस्कस किए हैं। नंबर 1, ये नियरली वाइट है। ये नियरली वाइट होता है जब इसको मतलब ये फ्रेशली इसको कट किया जाए, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे वक्त बीतता है तो येलो कलर का हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, ये सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड है और इसको आप चाकू से भी काट सकते हैं। नंबर 3, जो वाइट फॉस्फोरस है ये हाईली पॉइजनस होता है। ठीक है, अब जो लोग इस पर काम कर रहे हैं ना, वो एक फोसीजा डिजीज़ डेवलप हो जाती है उनमें, जिसमें क्या होता है कि जो जॉ की बोन्स होती हैं वो जॉ बोन्स डिके होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद नंबर 5 सॉरी, वाइट फॉस्फोरस में जो P4 मॉलिक्यूल है ये हेल्ड होता है बाय वीक वंडरवाल फोर्सेस, और इसीलिए जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है लो 317 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका लो होता है नेचर में 553 केल्विन। उसके बाद 6 पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, CS2 हो गया, इनमें सॉल्युबल हो जाता है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन जो है नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जो इग्निशन जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम है, 303 केल्विन। इसीलिए ये रेडली कैचेस फायर एयर में या ऑक्सीजन में, और बर्न होता है। जब ये जलता है तो एक ग्रीनिश ग्लो देता है, और ऑक्साइड टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड अपना ऑक्साइड बनाने के लिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ दी हुई है। अब ये हवा में ही, एयर में ही आग पकड़ता है, तो इसको वाटर के अंडर रखा जाता है, इट इज़ केप्ट अंडर वाटर। अब जो फिनोमिनन होता है जिसकी वजह से वाइट फॉस्फोरस ग्लो करता है उसको फॉस्फोरेसेंस बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद एक्शन विद नॉन मेटल्स, तो ये हेलोजन्स और सल्फर के साथ कंबाइन करता है और रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर ये हेलोजन्स के साथ कंपाउंड करके PCl3 बना दिया। और उसके बाद एक्शन विद मेटल्स की बात करें तो ये बहुत सारे नंबर ऑफ मेटल्स के साथ ये कंबाइन होता है फोस्फाइड्स बनाने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसने मैग्नीशियम फॉस्फाइड बनाया है। और एक्शन विद अगर एक्वस अल्कलीज की बात करें तो अगर इसको आप एक्वस अल्कलीज के साथ हीट करते हैं, NOH या फिर QH के साथ एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तो फॉस्फीन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। ठीक है, तो ये PH3 जो होती है वो फॉस्फीन गैस होती है, ये इवॉल्व करती है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो जो वाइट फॉस्फोरस है वो
ऑक्सीजन इजीली ले लेता है और एज ए रिड्यूस एजेंट का काम करता है, रिड्यूस करता है दोनों सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को। ठीक है जी, ये रिएक्शंस यहाँ दी हुई हैं। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड टाइप पे, रेड फॉस्फोरस। कुछ इनमें इतना है नहीं है, ये थ्योरी है, आप पढ़ के आए हुए हैं तो रिएक्शंस भी बहुत इजी हैं तो हो जाएगा। रेड फॉस्फोरस ये एलोट्रोपिक फॉर्म, ये भी एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, फॉस्फोरस की। और ये कब प्रिपेयर्ड होती है, जब आप वाइट फॉस्फोरस को हीट करते हो एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड या कोल्ड गैस के साथ, और टेम्परेचर आप देते हो 540 या 570, ठीक है, केल्विन, 540 या टू 570 केल्विन टेम्परेचर देते हो। अब लाइक वो वाइट फॉस्फोरस की तरह जो रेड वैरायटी है, इसमें भी P4 मालिक्यूल है, लेकिन जो P4 मालिक्यूल है ना, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड से और एक पॉलीमर स्ट्रक्चर देते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है P4 P4 P4, 3 यूनिट जुड़ के एक पॉलीमर स्ट्रक्चर दे रहे हैं। और इस पॉलीमरिक स्ट्रक्चर की वजह से जो रेड फॉस्फोरस है लेस रिएक्टिव है वाइट फॉस्फोरस के कंपैरिजन में। और इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो भी हम चलो देख लेते हैं। नंबर 1, ये जो हार्ड है और क्रिस्टलाइन है, ऑर्डरलेस सॉलिड है और नॉन पॉइजनस। इसकी एक अच्छी बात ये है कि दिस इज़ नॉन पॉइजनस इन नेचर। नंबर 2, वाइट फॉस्फोरस की तरह ये भी वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होगा, ठीक है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर अच्छे से घुल जाएगा। ठीक है, इसको भी दारू पसंद है, पानी नहीं। उसके बाद नंबर 3, ये क्वाइट स्टेबल है और जो इसके ग्रेडिएंट टेम्परेचर है वो 543 केल्विन है। और ये टेम्परेचर वाइट फॉस्फोरस से भी ज़्यादा है, तो इसलिए ये एयर में फायर को कैच नहीं करता। और इसको आप आराम से रख सकते हो, आराम से ओपन, इसको वाटर के अंदर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको एयर में रख सकते हो। उसके बाद नंबर 4 जो पॉइंट है वो है हमारे पास, जब इसको हीट करो तो ये सब्लाइम करता है और वेपर्स बनाता है, और जो वेपर्स जब कंडेंस्ड हो जाते हैं तो जो वाइट फॉस्फोरस है वो बन जाता है। एक्चुअली ऑन हीटिंग जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है ये P4 स्ट्रक्चर में टूट जाता है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं हुई कि दोबारा से वाइट फॉस्फोरस बन जाएगा, तो वो हमारे लिए पॉइजनस होता है। ठीक, उसके बाद नंबर 5, ये रिएक्ट नहीं करता कास्टिक एल्कलीज के साथ और कंबाइन करता है नॉन मेटल्स और मेटल्स के साथ, जब सिर्फ तभी इनके साथ कंबाइन करेगा जब आप इसमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि ये लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू वाइट फॉस्फोरस। उसके बाद नंबर 6 जो है ये बर्न होता है ऑक्सीजन में 565 केल्विन पे एक फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाने के लिए, और कोई भी फॉस्फोरेसेंस शो नहीं करता। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट करेक्टरिस्टिक है, जो लास्ट करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये कास्टिक एल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करता, और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी ये क्वाइट यूज़फुल है अगर हमें रेड और वाइट वैराइटीज़ को एक मिक्सचर है हमारे पास, और उसमें रेड फॉस्फोरस भी है वाइट, तो ये आपको पता है ये एल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम ईजिली वाइट और रेड फॉस्फोरस को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास थर्ड जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो है ब्लैक फॉस्फोरस। तो ये जो एलोट्रोपिक फॉर्म है फॉस्फोरस की, ये कब हमें मिलती है, जब वाइट फॉस्फोरस को हीट किया जाए 470 केल्विन तक, बड़ा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, 4000 to 12000 ATM एटमॉस्फेरिक एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में। अब ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, जैसे बेंजीन रिंग होती है तो बेंजीन यहाँ कार्बन होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, फॉस्फोरस है। अब जो ब्लैक फॉस्फोरस है ये हाई टेम्परेचर पर बनता है, इसीलिए ये पॉलीमराइज्ड और कंसिस्ट हुआ होता है डबल लेयर क्रिस्टल लैटिस का, जिसमें हर लेयर जो है वो जिगजैग चेन की बनी हुई है, उसमें वो फॉस्फोरस को जोड़ रही है। देखो यहाँ पर ये वाली फॉस्फोरस को जोड़ रही है, और डबल लेयर आपको दिख रहा है कि ये लेयर एक ये लेयर, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, डबल लेयर का। और ये जो है ये मोस्ट इनएक्टिव है वाइट और रेड फॉस्फोरस के कंपैरिजन में। ठीक है, समझ आई। अब चलिए हम चलते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर को देखते हैं। तो आई होप आपको एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस पता चल गया होगा। अब
चलिए चलते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर को लेके। देखो बहुत सारी नंबर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर जो है वो हमें पता लग चुकी है, जिनको बोला जाता है एलोट्रॉप्स। ठीक है, अब जिनको क्या बोला जाता है, एलोट्रॉप्स बोला जाता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जो मेन फॉर्म है वो रोम्बिक या फिर अल्फा सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर या बीटा सल्फर बोलते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्रिस्टलाइन है नेचर में, और जो क्रिस्टल्स हैं वो S8 मालिक्यूल के बने हुए थे और अरेंज होते एक पकड़ रिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है जी, चलिए हम देखते हैं। ये देखो 2 4 5 6 7 8। ठीक है, तो एक पकड़ रिंग स्ट्रक्चर में अरेंज हुए होते हैं। अब जो क्रिस्टल है वो डिफर करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, दो ही मेन फॉर्म है, एक रोम्बिक सल्फर, दूसरा मोनोक्लिनिक सल्फर। रोमिक सल्फर को क्या बोला जाता है, अल्फा सल्फर, और मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर। अब जो क्रिस्टल हैं ये डिफर करते हैं शेप में। रोम्बिक फॉर्म में जो एसिड मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो अरेंज्ड इस तरह होते हैं कि जो रिंग्स होती हैं वो फिट बैठती हैं कंफर्टेबली एक दूसरे में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है फिग 1.20, देखो रिंग एक दूसरे में अच्छे से, ये 7.28 नहीं है, दिस इज 1.20 होगा इन फिग 1.20। ठीक है, अब इसके बाद जो मोनोक्लिनिक सल्फर में जो क्रिस्टल्स होते हैं वो नीडल की तरह होते हैं, नीडल शेप के होते हैं और अरेंज्ड होते हैं इस वे में कि जो S8 रिंग्स हैं वो स्टैक्ड होती हैं ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर एज शोन इन फिग 1.19। ठीक है, तो 1.19 नहीं बचा, ये वाली तो एक ही दिखा दी इस तरह से। ये वाली देखिए 1.20 में ही दो ए बी हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर ये स्टैक्ड की गई है। अब जो रोम्बिक सल्फर में, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो S8 मॉलिक्यूल्स हैं वो मोर क्लोजली पैक्ड हैं देन इन मोनोक्लिनिक सल्फर। क्यों, यहाँ पर देखिए क्लोजली पैक्ड है और इस यहाँ पर क्लोजली पैक्ड नहीं है। एज ए रिजल्ट जो डेंसिटी है रोम्बोक्लिनिक सल्फर की वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम, तो यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। ठीक है, अब जो इफेक्ट है अरेंजमेंट ऑफ S8 मॉलिक्यूल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलेट्रॉप्स वो देखते हैं। चलिए, तो जो डिफरेंस है अरेंजमेंट ऑफ S8 मॉलिक्यूल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो जो डिफरेंस है S8 मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट का, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस है अरेंजमेंट में S8 मॉलिक्यूल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर पे, वो ये है। सबसे पहली जो है वो डेंसिटी जो है रोम्बिक सल्फर की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मोनोक्लिनिक सल्फर, ये तो हम पता चल गया हमें। रोम्बिक सल्फर जो है ये ब्राइट पेल येलो सॉलिड है, जबकि जो मोनोक्लिनिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक वैरायटी है, ये डल येलो अपीयरेंस का होता है। अब जो रोम्बिक सल्फर है ये ओपेक है, मतलब एक साइड से देखोगे दूसरी साइड कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि क्लोज पैकिंग है मॉलिक्यूल के, जबकि जो मोनोक्लिनिक सल्फर है वो ट्रांसपेरेंट है, दूसरी साइड सब कुछ दिखेगा। अब जो रोम्बिक वैरायटी है सल्फर की वो स्टेबल होती है बिलो 369 केल्विन और मोनोक्लिनिक फॉर्म में चेंज हो जाती है अगर आपको इस टेम्परेचर से अबव इसको हीट करते हो तो। सिमिलरली जो मोनोक्लिनिक वैरायटी है वो कन्वर्ट हो जाती है रोम्बिक फॉर्म में इस टेम्परेचर के नीचे। अगर एट 369 केल्विन, जो ये दोनों, इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला जाता है, और इस टेम्परेचर पे दोनों जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है सल्फर की वो एग्जिस्ट करती हैं एक साथ इक्विलिब्रियम में, एक दूसरे मतलब एग्जिस्ट करती हैं इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब इन एडिशन टू, अब इन दो एलोट्रॉपिक फॉर्म को इन एडिशन टू 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म डिस्क्राइब जो हमने अभी करी है, सल्फर एग्जिस्ट करता है मतलब नंबर ऑफ अदर एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन जिनमें 6 to 20 एटम्स पर रिंग हो सकते हैं। और एक ऐसी फॉर्म जो है वो है साइक्लोहेक्सिक रिंग विच एग्जिस्ट एज ए चेयर, ये आपको दिख रही है। और इसमें ए नंबर ऑफ चेन पॉलीमर्स जो हैं जिनको आप कैटेना SN आर नोन, इन विच जो N जो है वेरीज करता है 2 to 5 और 1000 केल्विन पे जो सल्फर है वो एग्जिस्ट करता है एज ए डायटोमिक स्पीशीज S2 जस्ट लाइक ऑक्सीजन, और ये पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एंटीबॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सल्फर। अगर सल्फर
पे मतलब जो हीट का इफेक्ट क्या है, कैसा है। तो रूम टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन पे या 25 डिग्री सेल्सियस पे जो सल्फर है वो एग्जिस्ट करता है येलो सॉलिड, जिसमें S8 यूनिट जो रिंग है वो अरेंज की है एक सिस्टमैटिक मैनर में। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे 388 केल्विन पे, तो इसका मेल्टिंग ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जो अरेंजमेंट होती है रिंग्स की वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है, ऐसे वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे जो रिंग है वो टूटने शुरू हो जाएंगी और इंटरलॉक्ड होने शुरू हो जाएंगे एक दूसरे में। एट 473 केल्विन ये इंटरलॉकिंग जो है ये ओपन हो जाती है और जो साइज़ होता है चेन का वो डिक्रीज़ होने लग जाता है। और 17 केल्विन पे जो लिक्विड सल्फ़र है वो बॉयल होने शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑर्डिनरी सल्फ़र है सॉलिड, ये मोल्टन सल्फ़र हो गया। उसके बाद हीट किया तो ये टूटने शुरू हो गया, ब्रोकन रिंग्स, चेन इंटरलॉक्ड हो गया। उसके बाद 477 केल्विन पे ये स्मॉलर और सेपरेटेड चेन है सल्फ़र की। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, बाय।